हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका रिवीजन कोर्स जो शुरू किया, आज उसका सेकेंड डे है और हम आज करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ज़्यादातर इस यूनिट में से केस स्टडीज़ ही आई हैं। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा टेक्निक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और वैल्यूज़ के साथ इसके डिफरेंसेस वगैरह ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम इसका सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसको कहाँ पर हमने इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफ्रेंशिएट करना है बाकी सब चीज़ों के साथ, जो देखते हैं। पहली चीज़ है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? यहाँ पर अगर हम केस स्टडीज़ लें, एनसीईआरटी में जो केस स्टडीज़ दी हुई है, टोयोटा की केस स्टडीज़ दी हुई है कि उसने टोयोटा कंपनी ने अपने बिजनेस को इस बड़े लेवल पर पहुँचाया, तो उन्होंने कुछ तरीके की प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो किया। उन्होंने फॉलो किया कि वो एक एमएनसीज कंपनी है और वो दूसरे देशों के अंदर जितने भी लॉज हैं वो उनका पूरी तरीके से सम्मान करेंगे। उन्होंने कोशिश करी वो क्रिएटिविटी को इनकरेज करेंगे। तीसरी चीज़ है, कल्चर जो अलग अलग देशों का है उसका पूरी तरीके से सम्मान करेंगे। एनवायरनमेंट की सेफ्टी, क्लीनलीनेस के लिए काम करेंगे। ये उन्होंने अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर रखा। एनसीईआरटी की एक और केस स्टडीज़ है जो कि लिज्जत पापड़ के ऊपर है कि किस तरीके से उन्होंने अपने 80 रुपीज़ से शुरू करी हुई कंपनी को 301 करोड़ तक जो है वहाँ तक पहुँचा दिया। और वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि वो किन वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं, कि उन्होंने कंसेप्ट एक फैमिली की रखी, उन्होंने कंसेप्ट जो रखी वो एक इंडिविजुअल को जोड़कर चल रहे हैं, और इसी तरीके की वैल्यूज़ के साथ उन्होंने भी शुरुआत करी। यहाँ पर जो एक मेन चीज़ समझने की है कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हर एक बिजनेस जो आज प्रेजेंट लेवल पर है वो किन्हीं ना किन्हीं तरीके के फिलॉसफी, आइडियोलॉजीज़ या प्रिंसिपल हम उनको कह लें, उनके साथ काम कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंपल इतनी चीज़ समझिए, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, और वो किस लिए होती हैं? टू डायरेक्ट मैनेजर्स बिहेवियर एंड एक्शन। आप ये समझिए कि आपके बड़े अगर आपको बिजनेस हैंड ओवर करेंगे, क्या वो सिर्फ आपको अपना बिजनेस दे देंगे, पैसा दे देंगे, एसेट्स दे देंगे और उसके साथ कोई अपनी समझ शेयर नहीं करेंगे? नहीं, वो आपको कुछ भी अपना, वही कह लीजिए, अपना ज्ञान तो देंगे ही देंगे, कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। उन एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑब्जर्व करी हैं अपने टाइम पर, वो चीज़ों को एक तरीके से उन सबका निचोड़ आप तक पहुँचा रहे हैं। वही चीज़ें प्रिंसिपल्स बोली जाती हैं। हम आज जो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हम उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वैल्यूज़ के साथ, टेक्निक्स के साथ और साइंस के, प्योर साइंस के प्रिंसिपल के तरीके से। प्योर साइंस जिस तरीके से हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उनके अंदर भी प्रिंसिपल है। जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, कि ग्रेविटी का लॉ काम करता है, लेकिन और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एक सिंपल सी चीज़ है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल कहाँ अलग हो जाते हैं। प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल जितने ज़्यादा रिजिड हैं, क्योंकि वो किसके बारे में है? मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, जबकि हमारे जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इसलिए हमारे प्रिंसिपल उतने रिजिड नहीं हो पाते। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हाउ प्योर साइंसेस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल हैं सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जबकि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है पर रिजल्ट वेरी कर जाएंगे, क्योंकि अगेन हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर, वो डायनामिक है। सेकेंड हमारी आती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या वैल्यूज़ होती है। पहले समझिए वैल्यूज़ हैं क्या। वैल्यूज़ वो एक मॉरल, एक तरीके से एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है जो कोई भी सोसाइटी अपने कोर्स ऑफ एक्शन में एक्सेप्ट कर लेता है, कि हम किन्हीं चीज़ों को ठीक मानना शुरू कर देते हैं, किन्हीं चीज़ों को सही गलत मानना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी अपब्रिंगिंग से ये सीखा है कि हाँ ये चीज़ें सही होती है या गलत हैं, या हमारी सोसाइटीज़ में कुछ इस तरीके की चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गई है, उन्हीं को हम वैल्यूज़ कह देते हैं। और वैल्यूज़ हर एक समाज की, हर एक सोसाइटी के पार्ट की अलग हो सकती हैं, और इनका सिर्फ मॉरल एस्पेक्ट होता है, एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटीज़ की बात होती है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सभी मैनेजर्स के लिए जनरल गाइडलाइंस के तरीके से काम करती हैं। तीसरा हम डिफरेंस देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक। टेक्निक क्या है? काम करने का एक तरीका है।
टेक्निक एक रिजिडिटी है कि बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया इस तरीके से काम करना है, उसमें आप बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो। जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस की बात करता है, वो सिर्फ आपके बिहेवियर को एक गाइड कर रहा है, वहाँ पर वो एक क्राइटेरिया दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये नहीं बता रहा कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप ये समझिए कि एक तो आपने मान लीजिए कोई डिश ही बनानी है, आपको थोड़े दिन के लिए किचन की जिम्मेदारी आ रही है, मामा कहीं बाहर जा रही है या कोई बीमार हो गया घर में और आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। प्रिंसिपल के तौर पर अगर सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं और ज़्यादा ऑयली नहीं खाना बनाना है, ये तो हुआ प्रिंसिपल कि आपको सिर्फ इतना करना है। वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कितना मिर्च मसाला डालना है, कितना ऑयल डालना है, नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्लियरली नहीं, उन्होंने आपके लिए एक गाइडलाइन सेट कर दी कि ऐसा रखना। जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। टेक्निक होते तो बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहे हैं, हाँ जी ऐसे करना ऐसे नहीं करना, तो इतना फर्क होता है। तो यहाँ पर है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल से अलग है, वैल्यूज से अलग है, टेक्निक से अलग है। इसके बाद आती है हमारी नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर मैं एक चीज़ ध्यान दिला रही हूँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अलग है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग है। फीचर्स मैनेजमेंट की अलग है जो फर्स्ट यूनिट में आती है, फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अलग है। प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल से हमने ये देखा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, कम रिजिड है, क्योंकि ये प्रिंसिपल किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। आपको जब बिजनेस अपना सौंपा जा रहा है तो सामने वाले आपको अपनी जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं हम प्रिंसिपल के फॉर्मेट में देखेंगे जब वो सेम रिजल्ट अटेंड कर रही हैं ज़्यादातर समय। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की रिलेशनशिप क्या है। पहली चीज़ है कि देखिए कोई भी बात है अगर एक पर अप्लाई होती है तो वो लॉ नहीं है, जो सब पर अप्लाई होती है, ज़्यादातर पर अप्लाई होती है, तभी वो चीज़ लॉ बनी, प्रिंसिपल बनी। यहाँ पर पहली चीज़ है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। वो एप्लीकेबल एक स्कूल में भी होते हैं, एक हॉस्पिटल में भी होते हैं और एक फैक्ट्री में भी होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल हम डिसिप्लिन का प्रिंसिपल ले लें, वो एक स्कूल के लिए भी ज़रूरी है, फैक्ट्री के लिए भी ज़रूरी है और हॉस्पिटल के लिए भी। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल तो हर जगह काम आएगी। तो ये चीज़ हमारी होती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस है। क्या ये प्रिंसिपल, जैसे हम अपना पुराना मैंने सिंपल सा लिया कि आपको बोला स्पाइसी और ऑयली नहीं पकाना है, क्या उसके अंदर आपको हर तरीके की ये बता दिया गया कि कौन सी चीज़ कितनी डलेगी? नहीं, वहाँ पर एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान रखनी है अपना काम करते समय और डिसीजन लेते समय। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे ही काम करते हैं, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। वो सिर्फ आपके बिहेवियर के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं जिसके अंदर रहते हुए अगर आप काम करते हो, जनरल गाइडलाइंस। फिर बात होती है कि ये बने कैसे। पहली चीज़ है अप्लाई कहाँ होते हैं, क्यों सीखें हम, हर जगह अप्लाई होते हैं, चलिए सीख लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन प्रिंसिपल्स के अंदर क्या हमारी प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन आपको खुद फ्रेम करने पड़ते हैं और एक आइडियोलॉजी क्लियर हो जाती है। तीसरी चीज़ है भाई ये बनाए किसने। अगर कल को हम प्रिंसिपल देने लगेंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे। हर प्रिंसिपल किस तरीके से बनता है, फ्रेम्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पहली चीज़ है प्रैक्टिस करके देखा गया है, जो भी पुराने मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने टाइम पर इन सेम प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव किए हैं, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट तरीके से यूज़ किया, तब ये प्रिंसिपल बने हैं। तो ये और एक्सपेरिमेंटेशन भी करा। कुछ वर्क स्टडीज़ हैं या कुछ चीज़ प्रिंसिपल हैं जिनको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर अप्लाई करके रिजल्ट जो है डिराइव करे गए और वो नॉलेज ही वो हमें शेयर कर रहा है प्रिंसिपल के फॉर्म में। तो पहले तीन जो है नेचर कौन कौन से होंगे, यूनिवर्सल वैलिडिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म किस तरीके से हुआ है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट फीचर है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक प्रिंसिपल कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ अगर जल्दी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं, ये इफेक्ट आ रहा है, तो कोई तो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। या तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, आप उनको रेम्यूनरेशन ठीक तरीके से नहीं दे रहे, इसलिए लोग छोड़कर जा सकते हैं। हो सकता है आप इक्विटी जो है उस प्रिंसिपल को फॉलो ना कर रहे हो, किसी रिलीजन को, रीजन को, कास्ट को आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो बजाय दूसरे को डिस्करेज कर रहे हो। तो हर एक इफेक्ट के पीछे कोई कोज है और हर एक कोज से कुछ इफेक्ट आने वाले हैं।
तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर करता है। फिर है कि फ्लेक्सिबल वर्ड क्या कहता है। फ्लेक्सिबल ये कहता है हर टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बदलाव करते रहना है। जैसे ये हेनरी फ्यूल के टाइम पर या टेलर के टाइम पर अप्लाई हुए थे, आज के टाइम पर सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो चेंज सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमें बदलाव करना पड़ेगा। कॉन्टीजेंट काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। कॉन्टीजेंट को समझ लीजिए सिर्फ प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब हम अपने प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि उस सिचुएशन में बदलाव आते हैं तो हम सेम प्रिंसिपल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा चला जाएगा कॉन्टीजेंट। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो और किसी प्रिंसिपल में नहीं होती, मतलब साइंस के प्रिंसिपल में ये फीचर बिल्कुल नहीं होती है। देखिए ये कुछ फीचर्स हैं फ्लेक्सिबल, कॉन्टीजेंट वाली और कॉज एंड इफेक्ट वाली इसलिए लिखी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने दिए, लेकिन हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं गए जितने प्योर साइंसेस के प्रिंसिपल के गए। जबकि यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जा रही हैं तो कुछ हद तक हैं। मेनली बिहेवियर वाली बात आ जाएगी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनका रिजल्ट क्या आएगा, ये मेनली डिपेंड करता है अपॉन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर एज वेल एज बिहेवियर ऑफ टीम। अगर आपकी टीम का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, या आपका प्रिंसिपल ऑफ फॉलो किया जा रहा है लेकिन जो आपका मैनेजर का बिहेवियर रहता है उसमें चेंज नहीं आता है, तो क्या पता वो चीज़ें उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। तो बिहेवियर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और इनका ऑब्जेक्टिव भी बिहेवियर में चेंज लाना ही होता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो इनको मेनली बिहेवियर कहा कि बिहेवियर का रोल ज़्यादा बड़ा रहता है प्रिंसिपल के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारी 7 जो है नेचर्स होती हैं, हमें यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई हो रही हैं। जनरल गाइडलाइंस है, फ्रेम किस तरीके से हुई है, उसके बाद हमने देखा रिलेशनशिप कौन सा है, कॉन्टीजेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और बिहेवियर का रोल जो है वो मेन है। ये हमने इसकी जो है नेचर पढ़ी। अब बात आती है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े क्यों। हम आज दिन तक भी इतने पुराने जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हम आज के दिन यूनिटी ऑफ ऑर्डर और यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्विटी हो गया, ये प्रिंसिपल अब क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ तो फ़ायदा होता होगा, जो पुरानी सोच है उसको आज हम सुन रहे हैं। ये सोच लीजिए आप अपने बड़ों की बातें या उनकी सीख क्यों समझ रहे हो, तो वहाँ पर वही चीज़ है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस तो है। जो ये पूरा का पूरा नॉलेज इम्पार्ट करने का बात है, ये सारी की सारी प्रिंसिपल को सीखने का क्या फ़ायदा होगा। आप यूँ समझ लीजिए सिंपल, देखिए एक ह्यूमैनिटी ही ऐसी स्पीशीज़ है पूरी अर्थ पर जो अपनी प्रेजेंट एक्सपीरियंस और नॉलेज को आगे की जनरेशन के साथ शेयर कर पाती है। इसीलिए हम ओवर द टाइम इतना ग्रो कर पाए ह्यूमैनिटी के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर या साइंस के बेस पर, क्योंकि हमने अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के तरीके ढूंढे। यहाँ पर मैनेजमेंट थिंकर्स जो रहे हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो भी अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा नए मैनेजर्स को, इसको हम समझते हैं। देखिए क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमें प्रिंसिपल समझाए जा रहे हैं तो हमें उन रियल सिचुएशन का एक अंदाज़ा हो जाता है। हम पहले से कहीं ना कहीं एक माइंडसेट के लेवल पर उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहली चीज़ जो बदलेगी और जो बदलनी चाहिए वो होता है माइंडसेट। आपको रियलिटी के लिए आपका माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। आपको उन रियल टाइम प्रॉब्लम के बारे में एक तरीके से जानकारी पहले से मिल जाती है, और जिन चीज़ों के बारे में पहले से पता हो शायद हम उन चीज़ों के साथ डील अच्छे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो आती है कि हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो हमसे पहले कर चुके हैं, अगर हम उनकी गलतियों से सीख ले तो। यहाँ चीज़ आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम उन समझ लें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझ लें, हम वो गलतियाँ नहीं करके उन रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। थर्ड में आ गया हमारी डिसीजन साइंटिफिक, कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसके इफेक्ट क्या आएंगे। हमारे डिसीजन ज़्यादा बैलेंस्ड होकर आएंगे अगर वो हमारी इस तरीके से सोच पर डिपेंड है, क्योंकि हमें पहले से क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप ये काम करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई तरीके का डाउट नहीं है कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। डिसीजन हमारे बैलेंस्ड और साइंटिफिक निकल कर आएंगे। इन्वायरमेंट हमारा लगातार बदल रहा है। डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल ने कहा था कि काम सारा एक को दोगे तो स्पेशलाइज नहीं कर पाओगे। ओवर द टाइम वो प्रिंसिपल डेवलप होते होते आज के दिन आउटसोर्सिंग के लेवल तक भी, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने काम का एक हिस्सा बाहर की दूसरी कंपनी तक आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है
कैरेक्टर उसकी सिग्निफिकेंस की बात करता है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के साथ तब स्टैंड कर पाएंगे अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हमें चीज़ों के बारे में किस तरीके से वो चल रही हैं पहले से जानकारी होगी। एक बड़ी चीज़ आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने गिवन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करते हैं बिना किसी गलती के, और समाज के अलग अलग सेगमेंट की तरफ हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और देखिए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हो या टेलर के प्रिंसिपल हो, वो हार्मनी की बात करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूवमेंट या उनकी अच्छी सैलरी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए पहले कहा था कि मैनेजर्स आर बोर्न ओनली, मैनेजर सिर्फ पैदा होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उन्होंने ये प्रूव किया कि मैनेजमेंट सिर्फ पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए भी जाते हैं। और बनाने के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत थी, जिस तरीके से वो स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत थी, उस एरिया में नया नया काम करने की ज़रूरत थी। 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग और ठीक है रिसर्च। जो भी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात थी वो सब तभी पॉसिबल हो पाया जब पहले वाले जो डिसिप्लिन है उनको लेकर चले। तो ये हमारा जो है टॉपिक पूरा होता है सिग्निफिकेंस का। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं जो है सबसे पहले टेलर्स के और फिर फ्योल्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है FW टेलर जो है उनके प्रिंसिपल और टेक्निक से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें सबसे पहले समझिए। देखिए FW टेलर जो है वो एक अमेरिकन माइनिंग इंजीनियर के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। काफ़ी सुपरवाइजरी लेवल से उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने रियल टाइम फैक्ट्री लेवल के ऊपर जो है काम किया। अब पहली चीज़ ये समझिए कि उन्होंने जो भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स प्रिंसिपल दिए उनको हम जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से। FW टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्राइजेस 2 वर्ड्स, साइंस एंड मैनेजमेंट। हम जो हैं साइंटिफिक सोच को मैनेजमेंट में यूज़ करें। साइंटिफिक सोच का मतलब है हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको वेरीफाइड करें, उसको देखें कि इसका कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या निकल कर आ रहा है। तो जहाँ पर भी हम चीज़ों को सोच समझकर और नई अप्रोच के साथ कर रहे हैं वहाँ पर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हम सिर्फ चीज़ों को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पुराने टाइम से होती आ रही हैं तो हमने भी फॉलो कर लिया। हम हर चीज़ को लॉजिकली जज कर रहे हैं और उसके बाद ही किसी भी काम को कर रहे हैं। तो यही साइंटिफिक मैनेजमेंट थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आपको ये पता रहना चाहिए कि आप लोगों से करवाना क्या चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन एग्जैक्टली जो है वो FW टेलर की तरफ से आती है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट दैम टू डू। आप उनसे करवाना क्या चाहते हो आपको खुद क्लियर होना चाहिए, और फिर ये देखना है दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि साफ काम करवा नहीं लेना है, बेस्ट भी होना चाहिए और चीपेस्ट भी होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं जो भी हमारे FW टेलर हैं उनके जो प्रिंसिपल है वो मेनली 4 ही प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल में ही वो क्लियर कर देते हैं कि वो किसी भी तरीके की ट्रेडिशनल अप्रोच को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हर छोटी से छोटी प्रैक्टिस को भी, चाहे उन्होंने कहा कि टूल बॉक्सेस जो है बॉक्सेस हैं उसके अंदर इवन आपको लोड ही कुछ चीज़ें करनी थी, वहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ को भी आपको साइंटिफिकली टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये काम करने का बेस्ट तरीका है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि रूल ऑफ थंब अंगूठा छाप की तरीके से पुरानी चीज़ों को सिर्फ फॉलो करते मत चले जाइए। साइंस शुड बी द बेस ऑफ एवरी एक्शन एंड डिसीजन। हर एक काम को करने का, हर एक डिसीजन को लेने का आधार साइंस होनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि जहाँ पर वो हर छोटे बड़े एक्शन को, काम को साइंटिफिकली जो है करने की बात करते हैं, जहाँ पर वो हर डिसीजन को कहते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, तभी आप इस काम करने के तरीके को चूज करिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जब उन्होंने काम करा तो फैक्ट्री लेवल पर, बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है शुरू हो चुका था। वहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही थी कि लोगों की, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते थे, स्ट्राइक्स हो रही थी। उन्होंने ये चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिया था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी जो है वो कंप्लीट रहनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के रिलेशन के बीच में। उन्होंने इतने अच्छे संबंध बांधने की बात कही कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करे, इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट का
वर्कर्स के साथ, उनकी ट्रेड यूनियंस के साथ। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इन्होंने यहाँ पर एक जापानीज केस स्टडी जो है उससे भी बताया कि जापान के अंदर अगर वर्कर्स जो है मैनेजर से खुश नहीं भी होते, जस्ट वो एक ब्लैक बैज जो है वो बांध कर काम करते हैं, और वो नॉर्मल से भी ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट जो है उसकी सिंपैथी ले सकें। ये जो चीज़ें थी कि ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जहाँ पर भी मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं वर्कर मैनेजमेंट के बीच में, वो चीज़ें ठीक नहीं रहेगी। यही आगे जाके टेक्निक बनती है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर इसको बोला गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वहाँ पर बात हुई कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन के भी अच्छे संबंध होने चाहिए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन में वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की बात करी कि झगड़ा छोड़ो, मैनेजमेंट को पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एक वर्ड आया कि मैनेजमेंट को इतना ध्यान रखना चाहिए वर्कर्स का कि वहाँ पर वो चीज़ें जो है मैनेजमेंट के इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए लेबर की या अपने नीचे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कि उनको ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही ना पड़े। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो वर्कर्स को हिस्सा दे, वर्कर्स भी मैनेजमेंट के टारगेट को पूरा कराने में हेल्प करें। तो ये सब चीज़ें हुई कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, कि ना तो मैनेजमेंट सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगी, ना वर्कर्स अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, दोनों कॉपरेट करेंगे म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट के अंदर इनसे पूछा जो गया था वो यही था कि वो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कामयाब कैसे बनाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उसके रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर डिपेंड होती है। रिसोर्सेज दो तरीके के हैं, एक तो फिजिकल है, फाइनेंशियल है, और ह्यूमन रिसोर्सेज अलग हो गए। फाइनेंशियल हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज अगर हम बात करें, इन रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज़ किया जा रहा है ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर आपके पास लोग अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर आपके पास फिजिकल मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज कितने भी सही क्यों ना हो, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर है हमें ये इंश्योर करना है कि हम हर एक एम्प्लॉयज़ को साइंटिफिक तरीके से ना सिर्फ सिलेक्ट करें, उसको एजुकेटली ट्रेन भी करें, डेवलप भी करें, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी दें। अगर हम हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके बेस्ट पर पहुँचा पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा खुद ही अपने बेस्ट पर पहुँच जाएगा। तो सिर्फ 4 प्रिंसिपल में ही अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करते हैं कि पहली चीज़ है काम करिए, लेकिन हर एक काम को नई नई तरीके से करने की कोशिशें जो है लगातार रखिए। साइंस जो है वो आपके साइंटिस्ट होता है क्या, वो अपनी अप्रोच में हमेशा और इम्प्रूव करने की बात करता है। यही चीज़ जो है FW टेलर कहता है, कीप इम्प्रूविंग द वे यू डू एक्शन एंड यू टेक डिसीजन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ब्रिंग कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड तो कर दिया, अब कॉपरेशन लाना है, यू हैव टू रिप्लेस कंपटीशन विद कॉपरेशन। ये चीज़ हो गई कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन पे। आप अपने ह्यूमन पावर को, आप ये मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की जड़ जो है मेनली वो आपकी फाउंडेशन जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको डेवलप कर दिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऊंचाई अपने आप आ जाएगी। ये 4 प्रिंसिपल पर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो अपनी बात रखते हैं। इसके बाद है टेक्निक्स की बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहली ही टेक्निक में फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, ये हालांकि फैक्ट्री के लेवल पर ही अप्लाई हुई, इस लेवल के ऊपर फंक्शनल फॉर्मेनशिप में यहाँ पर एक चीज़ उनको समझ में आ गई क्योंकि उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया था कि वर्कर्स कितना अच्छा काम कर पाते हैं। ये मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वर्कर से काम करवाने वाला कितना लायक है। वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सुपरवाइजर जो होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। अगर एक अच्छा सुपरवाइजर या बॉस मिला है तो वो अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम करवा लेगा। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि फैक्ट्री लेवल पर जो काम करना चाहिए सुपरवाइजर के लिए, उसके लिए जो स्किल का, इंटेलिजेंट का, इंटीग्रिटी का, एक्सपर्टाइज का लेवल चाहिए, वो सभी फीचर एक में नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने फैक्ट्री मैनेजमेंट के काम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग और प्रोडक्शन के पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इन्होंने 4 क्लर्क रखे। RITD रूट क्लर्क का काम था ये बताना कि काम का सीक्वेंस क्या रहेगा। इंस्ट्रक्शन उसको देने का काम इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आ गया, डूज और डोंट्स क्लियर करने थे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कोई भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना कॉस्ट लगनी चाहिए, ये टाइम क्लर्क बताएगा। डिसिप्लिन,
रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को इंश्योर करने की जिम्मेदारी डिसिप्लिन ऑफिसर की थी। उसके बाद हमने कहा, इसके बाद है गैंग बॉस की बात आती है। गैंग बॉस जिसकी मेनली जिम्मेदारी थी रेडी रखना टूल्स एंड मशीन्स को वर्कर्स के काम करने के लिए। देखिए टूल मशीन्स और टूल्स का नाम गैंग बॉस में भी आ रहा है और रिपेयर में भी आएगा। एक का काम है उनको रेडी रखना यूज के लिए और दूसरे का काम है उनको वर्किंग कंडीशन में रखना। आप जब वर्किंग एज एन वर्कर जब वर्किंग साइट पर जा रहे हो, आपको आपकी सभी चीज़ें मटेरियल जो है, जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अब इन ऑर्डर मिल रहा है, वो तो काम है गैंग बॉस का। खराब हो जाए तो ठीक करने की बात आ गई रिपेयर बॉस की। वर्किंग कंडीशन में रखना है रिपेयर बॉस को। रिक्वायर्ड टाइम और स्पीड से काम चल रहा है स्पीड बॉस। और लास्ट हमारा जो आता है इंस्पेक्टर, जो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने की जिम्मेदारी लेता है। ये 8 जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं, वर्कर्स के ऊपर जो है इन 8 बॉसेस को काम करना है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, अगर हम आगे पढ़े हैं तो हमें पता है कि ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले गई है ये टेक्निक। दूसरी चीज़ है, हमने एक यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा हुआ है, वन मैन वन बॉस, वो प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट हो जाता है। स्पेशलाइजेशन की बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखिए लेस की सेम ब्रांड की चिप्स आप कब से खा रहे होगे, कितने ही पैकेट हर रोज खुल रहे होते हैं, लेकिन सेम फ्लेवर जो है वो आ रहा है, कहीं पर भी उसमें चेंज नहीं हो रहा। जबकि अपने घर में हम कोई भी डिश बनाते हैं, रोज भी बना ले तो वो अलग तरीके की बन रही है। कितने सारे सेम मॉडल के फ़ोन बनते होंगे, फिर भी वो बिल्कुल एक जैसे कैसे बन जाते हैं। यहाँ पर टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने कहा डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ को वर्कर्स के ऊपर मत छोड़िए कि कैसे बना लोगे। हर चीज़ के, इनपुट के, आउटपुट के, प्रोसेस के, मटेरियल के, मेथड के, वर्किंग कंडीशन के, हर चीज़ के स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाए। स्टैंडर्डाइज्ड इनपुट विल रिजल्ट इनटू स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट। ये हुआ स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। यहाँ पर वो कहते हैं कि हर चीज़ के, इसमें हम याद करते हैं 3M+1W, 3M मटेरियल के, मेथड के, मशीनों के और एक वर्किंग कंडीशन। अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड दे रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट ही आएगा। और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, हमारी प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी आएगी। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें चीज़ें भेजनी है, इंटरचेंजेबिलिटी जो है हम वो रिटेन कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की बात है कि अननेसेसरी वैरायटी जो है उसको एलिमिनेट करिए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वैरायटी होगी तो वो सिर्फ स्टॉक के अंदर, मशीनों के अंदर है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाली है, कन्फ्यूज़न बढ़ाने वाली है। सिंप्लीफिकेशन, कीप योर प्रोडक्शन लाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। वर्क स्टडी है जो उन्होंने करी, अलग अलग साइंटिफिक तरीके से वर्क स्टडी करी। एक स्टडी जो है उनकी आती है मेथड स्टडी। वो ये मानते हैं कि काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं पर बेस्ट एक ही है, तो आपको वो बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है। इस स्टडी का मकसद होता है टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग, काम करने का बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा। इसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडीज के अंदर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कहा कि हर एक काम को करने के लिए जहाँ पर आपके ह्यूमन को या मशीनरी को मूवमेंट्स करनी पड़ रही है, हर एक मूवमेंट के लिए टाइम जा रहा है और टायर्डनेस आती है। मूवमेंट 2 तरीके की है यहाँ पर, मेनली प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको हटा देना है। उन्होंने बहुत सारे स्टॉप वॉच, कैमरे उस टाइम पर होते थे, उसको यूज़ किया और मोशन स्टडी के तरीके से उन्होंने एक वर्कर जो इतनी सारी मूवमेंट कर रहा था ये पता लगाया ये मूवमेंट अननेसेसरी है, उनको हटा दिया। देखिए अननेसेसरी वैरायटी को हटाना, सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना, ये आएगा मोशन स्टडी के अंदर। एक है फैटिग स्टडी कि लगातार काम करने की वजह से लोग थक रहे हैं, हमें ये कि कितने और कितनी टाइम के रेस्ट इंटरवल देने चाहिए अपने वर्कर्स को ताकि उनका जो है एनर्जी लेवल रिगेन हो जाए, ये आता है फैटिग स्टडी के अंदर। फैटिग स्टडी का मेनली ऑब्जेक्टिव यही था, ये पता लगाना कि हाउ मैनी एंड हाउ लॉन्ग रेस्ट इंटरवल शुड बी गिवन टू एम्प्लॉयज, ये फैटिग स्टडी थी। और इसी में एक स्टडी जो आती है वो हमारी आती है टाइम स्टडी, जिसका पता लगाना है स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ये हमारी टाइम स्टडी हो जाती है। तो उन्होंने ये साइंटिफिक तरीके से, और ये बहुत काम की उनकी केस स्टडी रही, बहुत सारी जगह अननेसेसरी मूवमेंट कि जो प्रोडक्शन का रूम है उससे स्टोर हाउस बहुत दूर होते थे, सिर्फ इतना कि उनसे अननेसेसरी मूवमेंट थी वो और उसको पास में ला दिया गया।
अननेसेसरी मूवमेंट्स जो है वो हमने हटा दी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो थे बहुत इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के काम को बना पाए। उसके बाद है मेंटल रिवोल्यूशन, चेंज इन द माइंडसेट। मेनली क्या था, माइंडसेट में बदलाव था। मेंटल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन किसी चीज़ को बहुत बड़े स्केल पर किया जाए तो वो रिवोल्यूशन बोला जाता है। और मेंटल किस में चेंज कर रहे हैं, मेंटल रिवोल्यूशन माइंडसेट में। तो मैनेजमेंट में इन्होंने कहा कि पहला चेंज लेकर आना है, वो लेकर आना है माइंडसेट इनटू द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो हमें माइंडसेट में बदलाव करना है, इन फेवर ऑफ ईच अदर, वी हैव टू मेक दैम कॉम्प्लीमेंट्री रादर देन कॉम्पिटिशन। हमें उनका कॉम्पिटिशन जो है वो खत्म करके उनको कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आना है, कि वो फोकस ना करें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पर, रादर दे शुड फोकस ऑन इंक्रीज ऑफ सरप्लस, कि कंपनी के फायदे बढ़े, इस चीज़ पर उनको फोकस को शिफ्ट करना है। और हमारी लास्ट टेक्निक जो हो जाती है वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये वो टेक्निक है जो कि अफिशिएंट और इनअफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस होना चाहिए, इस चीज़ को बताती है। एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट, उन्होंने बताया कि स्टैंडर्डाइज वर्क डिसाइड करिए। जो स्टैंडर्डाइज वर्क कर रहा है उसी को स्टैंडर्डाइज्ड सैलरी वेज रेट मिलना चाहिए। जो स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है उसको वेज रेट भी कम मिलनी चाहिए। हमने स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड किया एक दिन के लिए 10 यूनिट, और वहाँ पर हमने आउटपुट रख लिया कि हर एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड जो रेट मिलेगी वो 100 रुपीज़ मिलेगी। 10 इंटू 100 हो गई जिसने 10 यूनिट करी। अब जिसने 8 यूनिट करी उसको पर यूनिट के 100 मत दीजिए, उसको 80 दीजिए। उसने काम कम किया है, उसकी वेज रेट भी कम होनी चाहिए। सिर्फ वेज कम करने के लिए नहीं कह रहे, वेज रेट कम करने के लिए। और इससे आप उनको ज़्यादा बेटर काम करने के लिए इनकरेज कर पाओगे, रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये हमारी टेक्निक जाती है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें हमने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर दोनों का वेज रेट पर यूनिट हम उनको क्या पे कर रहे हैं ये अलग कर दिया। जो स्टैंडर्डाइज्ड काम करेगा उसी को स्टैंडर्डाइज्ड वेज रेट मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसको कम मिलनी चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड से कम कर रहा है। ये हमारी टेक्निक होती है FW टेलर की, कि वो काम करने का एग्जैक्ट तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। और इसके बाद हम करते हैं फ्यूल्स टेक्निक। अब हम शुरू कर रहे हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोल रहे हैं, FW टेलर, एंड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की मैनेजमेंट के प्रिंसिपल 14 है, इनकी टेक्निक्स नहीं है। बताइए तो 14 प्रिंसिपल में सबसे पहले प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि किसी भी वर्कर को पूरा काम मत दो, वर्क को पूरे वर्क जो है किसी भी वर्कर को नहीं दे, रादर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल जॉब्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग होल वर्क टू अ पर्सन गिव हिम ए पार्ट ऑफ वर्क, उसको पार्ट दीजिए। इससे क्या होगा, उसको काम का एक हिस्सा देने से उसकी स्पेशलाइजेशन जो है उस काम में आ जाएगी, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, काम की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी। तो वो प्रिंसिपल जो इस चीज़ के बारे में बात करना है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने से नीचे जब काम करवा रहे हो तो दोनों देने वाले हो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, लेकिन कभी भी ना तो अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी है नहीं, काम पूरा हो नहीं पाएगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन खराब जाएंगे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर चलनी चाहिए। तीसरे प्रिंसिपल में कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑबीडियंस टू व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी तरफ ऑबीडियंस, आज्ञाकारिता का भाव होना चाहिए। ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना आसान हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो डिसिप्लिन हमारा प्रिंसिपल है। एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे के लेवल की नहीं होती है, डिसिप्लिन जो है वो टॉप टू बॉटम हमारा चलना चाहिए। पहले प्रिंसिपल में क्या कहा, काम के हिस्से करिए, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन आप उसको स्टोर में से माल लेने तक की परमिशन नहीं दे रहे हो। आपने मार्केटिंग मैनेजर को ये कहा है कि सेल्स इतने % से बढ़ जानी चाहिए, लेकिन आप उसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाने की परमिशन दे ही नहीं रहे, काम कर पाएगा? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट कर रहे हैं हम। उसके बाद है तीसरी चीज़ हो गई डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे जाने चाहिए और वो सबके लिए होने चाहिए। अगर किसी के लिए नहीं है तो डिसिप्लिन की बात हो गई,
खुद मैनेजमेंट अपना कमिटमेंट ना रखे। मैनेजमेंट ने कहा है कि आप एडिशनल काम करोगे तो आपको सैलरी या कमीशन बोनस मिलेगा, लेकिन उन्होंने काम करने के बाद वो देने से मना कर दिया। सिंपल है, अपनी बात पर भी ना रहोगे तो डिसिप्लिन वाला जो है रूल वो वायलेट होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी एकता, कमांड एक से ही मिल रही हो तो ही समझ में आएगी। ज़्यादा लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लो। एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे, कन्फ्यूजन बढ़ेगी, खुद बॉसेस के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड वाली बात यहाँ पर आती है कि एक समय में एक व्यक्ति को एक से ही आदेश मिलने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, काम स्मूथली पूरा हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इससे बड़ा प्रिंसिपल है, मिलते जुलते लगते हैं लेकिन एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो कि पूरी डिवीज़न किस तरीके से फंक्शन करेगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कि सिर्फ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड जो कि पूरी डिवीज़न के काम को एक स्मूथली लेकर चले जाएगा, ओवरलैपिंग और किसी तरीके के वेस्टेज को बचाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि किसी भी प्लान का एक ही इंचार्ज, एक ही हेड होना चाहिए। ये हमारा किस में जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5 प्रिंसिपल हो गए हमारे। इसके बाद आती है स्केलर चेन, सबसे लंबा प्रिंसिपल हमारा जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन इज व्हाट, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड इट मस्ट बी फॉलोड बाय कम्युनिकेटिंग। तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपको वो सीढ़ी है जो लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अगर कोई बात कहनी है एज ए स्टूडेंट, आप अपने पहले क्लास इंचार्ज से कहोगे, क्लास इंचार्ज जो है वो प्रिंसिपल तक जाएंगे। अगर आप हर एक बच्चा सीधा प्रिंसिपल तक जा रहा है तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, प्रिंसिपल के लेवल पर भी उनका वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूसरे टीचर की अथॉरिटी चैलेंज हो गई। तो और ये कम्युनिकेशन के बारे में अकेला ही प्रिंसिपल जो वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं स्केलर चेन की लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फॉलोड बाय कम्युनिकेटिंग। ये स्केलर चेन की बात हो गई। तो हमें देखना है जहाँ काम बटा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं जा रही है, जा रही है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी। आप कितना फॉलो कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन की बात, यूनिटी ऑफ कमांड की बात कहाँ जा रही है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन जहाँ पर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा लोगों से आदेश मिल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये प्रिंसिपल हमने देखा था टेलर की जो टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेशन में, वहाँ वायलेट होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही इंचार्ज होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्केलर चेन की लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी चीज़ें ठीक है उनकी जगह डिसाइड होनी चाहिए और वो उसी जगह पर होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि कभी आपका लैपटॉप नहीं मिल रहा है, कभी आपकी कीज़ नहीं मिल रही हैं, कभी आप कुछ रख कर भूल गए हो, ये जो चीज़ है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है, ऑर्डर का प्रिंसिपल, जो ये कहता है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। पहले हर चीज़ की जगह बना लीजिए कि हाँ ये घर में इस चीज़ की जगह, ये मेरे ऑफिस में कीज़ की है, यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने ये रखा है। ऑर्डर का प्रिंसिपल यही कहता है कि आपकी हर चीज़ के लिए जगह और हर चीज़ उसी की जगह पर होनी चाहिए। सिंपल है, ऑर्डर का प्रिंसिपल यही कहता है। इससे आपका जो टाइम का वेस्टेज है वो नहीं होगा, रिसोर्सेज जो है वो आपकी वेस्ट नहीं होंगी। इसका फ़ायदा सिंपल इतना आता है कि ऑर्डर का प्रिंसिपल अगर आपका फॉलो हो रहा है तो टाइम और रिसोर्सेज इसके साथ साथ गुडविल भी आपकी बढ़ने वाली है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद बात आती है इक्विटी की प्रिंसिपल की। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है एक चीज़ होती है काइंडनेस और जस्टिस इन बिहेवियर मैनेजमेंट में होनी ही चाहिए। अगर वो काइंड और जस्ट नहीं है अपने बिहेवियर में तो भी गलत है। इसको यूँ समझ लीजिए, अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए प्रमोशन लेते हुए देख रहे हो क्योंकि वो मेल है या वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता है या नहीं करता है इसलिए आपने उसको प्रमोट नहीं किया, तो ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है, इक्विटी का। जब हम गलत बेसिस पर, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सच बेसिस, और जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। यहाँ पर हमने बोला काइंड और जस्ट तो होना चाहिए एक मैनेजर को। उसके साथ साथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन, किन किन बेसिस पर डिफ्रेंशिएशन या भेदभाव हमें नहीं करना है, जाति के आधार पर, रेस कास्ट के आधार पर नहीं, रीजन, रिलीजन, सेक्स, इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम किन्हीं भी के बीच में भी अगर डिफरेंस कर रहे हैं कि एक को, जिस तरीके से हिमानी हरीश की केस स्टडी है आपकी बुक में कि एक को दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं फिर भी एक को कम सैलरी मिल रही है एक को ज़्यादा, सिर्फ इस वजह से वो मेल है वो फीमेल है, इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है कि इस तरीके से अनजस्ट हमें काम नहीं करना चाहिए। और नहीं तो एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, छोड़कर जाएंगे, ये सब चीज़ें गलत जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन तो खराब होगी। रेम्यूनरेशन में दो ही वर्ड याद करने के, मेनली फेयर एंड एडुकेट रेम्यूनरेशन देना चाहिए हमें एम्प्लॉयज़ को।
यहाँ पर हेनरी फ्यूल ये मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है वो उनके कॉम्पनसेशन होता है। अगर हम उनको कम या ज़्यादा दे रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें गलत है। ज़्यादा दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पर बर्डन है, कम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ करप्शन करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ जो है वो एग्रीगेटली जाना चाहिए। सबऑर्डिनेशन, देखिए हम दो इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एक अपने फ़ायदे के लिए, मुझे सैलरी वेजेस सब ठीक मिले, और जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो। लेकिन कौन सी चीज़ को ऊपर रखना है, कौन सी चीज़ को नीचे? उन्होंने कहा हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से नीचे रहना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि जब भी दो में से एक चुनना हो तो आपको हमेशा जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है। अगर यहाँ पर है कि एक परचेज मैनेजर है, उसने सिर्फ इसलिए अपने बेटे की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीद लिया क्योंकि इसमें उसके बेटे का फ़ायदा हो जाएगा, और उसका बेटा बहुत ख़राब क्वालिटी की चीज़ों को बहुत हाई रेट पर सप्लाई कर देता है। मोटा मोटी करप्शन क्या है? करप्शन यही है कि जब हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से ऊपर रख देते हैं, इसी प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ। रखना क्या है? जनरल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। आप आर्मी की देख लीजिए, आज के दिन हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम क्यों इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट को आगे रखकर चल रहे हैं। तो यही एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छा यूज़ होने के लिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के अच्छे रिलेशन होने के लिए ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। 11वां प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या? पावर को एक सेंट्रल लेवल पर रखा जाए, सारे डिसीजन जो हैं सेंट्रलाइज्ड लेवल पर लिए जा रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन। और जब पावर को सिस्टमेटिकली, डिसीजन लेने की पावर को नीचे के लेवल पर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन। तानाशाही क्या होती है? एक जो मेन रूलर होता है वो क्या रहता है? वो सभी तरीके के वही डिसीजन ले रहा है, जो लीडर है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे पंचायती राज हुआ कि नीचे के बेसिक फैसले जो हैं नीचे के लेवल पर भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ये कहता है कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली आर्ट ही यही जानने की है कि व्हाट टू सेंट्रलाइज एंड व्हाट नॉट टू, क्या चीज़ सेंट्रलाइज करें और क्या नहीं। ना तो सब कुछ सेंट्रलाइज कर सकते। अब हमारे चाइना के साथ, अमेरिका के साथ क्या संबंध होने चाहिए ये पंचायतें नहीं डिसाइड करेंगी, लेकिन पंचायतों को कहाँ सड़कें बनवानी है, कहाँ क्या उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए अरेंजमेंट करना है अपने लोकल लेवल पर, ये फैसले तो उनको दिए जा सकते थे। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिसीजन को हमें सेंट्रलाइज लेवल पर रखना है, और जो भी हमारी रेगुलर रूटीन तरीके का काम है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। ओवर सेंट्रलाइजेशन से एम्प्लॉयज़ का इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वो जो सुपीरियर है उनका वर्क बर्डन बढ़ जाएगा। और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन से वैसे डिसीजन की क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी। अगर छोटे डिसीजन भी तो लिए ही जा रहे हैं सबऑर्डिनेट के लेवल पर, अगर हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी नीचे के लेवल तक चले जाते हैं। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आप बहुत जल्दी लोगों को ट्रांसफ़र करके देख लीजिए, बहुत जल्दी उनको जो है फायर करके देख लीजिए कि आप भी अच्छा काम नहीं कर रहे, इसकी भी ट्रांसफ़र, कभी कहीं से रिजल्ट नहीं आना शुरू होगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यहाँ पर इतनी कहते हैं, ट्रू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टू फ्रीक्वेंट टर्नओवर मस्ट बी अवॉइडेड। उन्होंने कहा हेनरी फ्यूल ने कि जितना रेगुलर एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, टेम्परेरी लेवल पर उतना अच्छा लॉयल्टी का लेवल नहीं आता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर सिर्फ इस चीज़ पर इंसिस्ट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पोस्ट में, एक प्लेस पर रिजल्ट आने में टाइम लगता है किसी भी पर्सन के लेवल पर, तो वहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देनी चाहिए, ना कि बहुत जल्दी किसी को ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आप बहुत जल्दी लोगों को निकाल रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और ये प्रिंसिपल अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपकी सीधी चीज़ें रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, ट्रेनिंग के खर्चे बहुत बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को निकालते जाओगे, नए लोग लाने के लिए, उनको फिर से ट्रेन करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद है इनिशिएटिव। आपसे नीचे वाले आइडिया लेकर आए लगातार आपके पास और आप उनको इनकरेज करो, ये प्रिंसिपल इसी पर इंसिस्ट करता है। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल सिर्फ इतना है, एनकरेज योर सबऑर्डिनेट टू ब्रिंग समथिंग न्यू, एनकरेज दैन टू टेक डिसीजन, कि आप उनको डिसीजन लेने के लिए, नए जो है काम करने के तरीके लाने के लिए इनकरेज करो। अगर कभी कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है सेल्स मैनेजर को बताता है, सेल्स मैनेजर उसको बहुत बुरी तरीके से डांट देता है कि तुम अपना काम करो, बस इनिशिएटिव खत्म कर दिया आपने, वो पर्सन दोबारा से आइडिया लेकर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रिंसिपल गया? इनिशिएटिव। तो ये सिंपल सी चीज़ कहता है कि हमेशा अपने से नीचे जो भी सबऑर्डिनेट है उनके नए आइडियाज़ को इनकरेज करो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको मान ही लीजिए,
लेकिन जो भी चीज़ें हैं सही तरीके की उनको एनकरेज तो करना ही बनता है, तो ये इनिशिएटिव हो गया। और लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स है टीम स्पिरिट। एक मैनेजर को अगर मैनेजर अच्छा अपने आप को प्रूव करना है तो उसमें टीम स्पिरिट की फील तो होनी ही चाहिए। वो कोई भी काम करे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट की बात जाए। टीम क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ठीक है, ये फुल फॉर्म बनाई उन्होंने टीम की। टुगेदर एवरीवन, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक इंडिविजुअल के लेवल पर, एक मैनेजर जो भी कुछ अचीव करता है वो किससे, सबकी वजह से अचीव कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं मैनेजर जो सही होगा वो यूज़ करेगा वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। टीम मैनेजमेंट के लेवल पर काम होना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर जो टीम स्पिरिट जो है उसको इनबिल्ट कर सके अपने स्टाफ के अंदर, वही अपने आप को सही तरीके से मैनेजर प्रूव कर पाएगा, एक सक्सेसफुल मैनेजर प्रूव कर पाएगा। तो ये हमारा 14 प्रिंसिपल हो गया एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसके बाद हम करते हैं केस स्टडी, इसी सेकेंड चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल हो गए और आपको याद होंगे। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, जिन बच्चों को याद है एक रिकैप है जल्दी जल्दी से कि आप इन सब चीज़ों के गो थ्रू जाइए। बुक को रिप्लेस नहीं कर सकती है कोई भी वीडियो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना सा मकसद है, अगर आपने पढ़ लिया है आप एक रिवीजन के लिए लगाइए और देखिए साथ साथ में आपको ये सारी चीज़ें याद की हैं या नहीं है। चलिए फर्स्ट केस स्टडी है और मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा केस पढ़ेंगे। Which principle of fail is being overlooked by sales manager? Overlooked मतलब violate कौन सा केस किया है? What should have been the appropriate way of response by the sales manager? तो अभी हमें केस स्टडी बतानी है। Mr. Neeraj, the salesman in Progress Limited, designed a new cost-saving advertisement technique through his personal experience and suggest the same to his sales manager. तो एक सेल्समैन ने किया बट इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय हिज सेल्स मैनेजर, नॉट अप्रिशिएटेड बाय सेल्स मैनेजर, नॉट अप्रिशिएटेड बाय बॉस। इस प्रिंसिपल में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर है एंड ही ऑल्सो वार्न्ड हिम नॉट टू कम विद एनी सजेशन इन फ्यूचर। दोनों बार क्लियर हो रही है, पहली चीज अप्रिशिएट भी नहीं किया, दूसरी बार कह रहा है दोबारा कभी आना भी मत सेम सजेशन के साथ। अभी हमने किया कौन सा प्रिंसिपल गया, इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से वायलेट हो गया। होना क्या चाहिए था, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, तो प्रिंसिपल ओवरलुक्ड कौन सा किया, इनिशिएटिव। होना क्या चाहिए था कि सेल्स मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं उसका आइडिया मान ही लेते, लेकिन एटलीस्ट उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देना चाहिए था कि एटलीस्ट आप सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना, ठीक है। उसके बाद है और उसको इम्प्रूवमेंट के तरीके बताते हैं कि इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। सेकेंड केस स्टडी पढ़ रहे हैं। सेकेंड में बताना है नेम द प्रिंसिपल ऑफ फेल which is violated in the given case। कौन सा प्रिंसिपल तो वायलेट किया है, what does it state, वो प्रिंसिपल है क्या, यानी उसको एक्सप्लेन करना है। सी है what should have been the appropriate course of action, होना क्या चाहिए था। देखिए the production manager assigned a target of producing 1000 TV sets in the month of April, group of 10 workers, 10 वर्कर्स को दिया। they mutually decided to produce 100 जो TV sets हैं each, among them Vishal fall sick, the other worker refused to divide his work among themselves and concentrated only the production of their own individual target. As a result, target of 1000 TV set could not be achieved। देखिए ये सेम केस स्टडी है, अगर मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आ रही है, वहाँ कहें कि उन्होंने कौन सा मैनेजमेंट का एस्पेक्ट इग्नोर किया, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा प्रिंसिपल फ्यूल का वायलेट हुआ, कि एक बीमार हो गया और उसकी जगह पर किसी ने भी उसके काम में हेल्प नहीं करी, टीम स्पिरिट तो थी नहीं। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो तरीके से चला गया। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, कि जहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं एक टीम की तरीके से काम करना है, तो वहाँ पर उनको अपने आप को टीम का एक पार्ट सोचकर काम करना चाहिए था। जहाँ पर अगर कोई एक टीम मेंबर काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। सही कोर्स ऑफ एक्शन होना क्या चाहिए था कि जो भी वर्कर काम नहीं कर पा रहा है हम उसके काम को डिवाइड कर लें सही तरीके से और काम जो है निप जाए पूरी तरीके से। तो ये हमारा था सेकेंड केस स्टडीज में। थर्ड केस स्टडी में पढ़ रही हूँ आइडेंटिफाई एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमें पहचानना है आइडेंटिफाई 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर बीइंग वायलेटेड, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव केसेस। ठीक है, हमें बताना है कौन कौन से हुए हैं। मैं केस स्टडी पढ़ती हूँ, हमें ये देखना है कौन कौन से रूल जो है वो वायलेट हुए हैं। रामा लिमिटेड वॉज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट
बिजनेस के बारे में बताया अभी। लेटली इट्स बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर कार। बिजनेस के एक्सपेंड होने के बारे में ये। द कंपटीशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग। इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इंटैक्ट, कंपनी डायरेक्टेड इट वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, अपना काम ज़्यादा करने के लिए कहा। बट दिस रिजल्टेड इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ वर्क, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर डिक्लाइंड। समटाइम्स तो एफिशिएंसी कम हो रही है, अब देख रहे हैं रिजल्ट क्यों हो रही है। समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। अगर आपको एक से ज़्यादा सुपीरियर के नीचे काम करना पड़ रहा है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन फेस कर रहे हो, तो कौन सा प्रिंसिपल जाता है? यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर है सिंपल, समटाइम द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर अंडर मोर देन वन बॉसेस। एक से ज़्यादा के नीचे काम कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो आपका चला गया। उसके बाद यहाँ पर है द वर्कर बिकम अनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी चला गया कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में, थकान की वजह से, किसी वजह से रूल्स एंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू ड्रीम। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, 3 प्रिंसिपल कहे थे, ये तीनों बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं केस स्टडी में। पहली 3-4 लाइन तक कोई हिंट नहीं आया था, उसके बाद हमें पता चलता है। थर्ड केस स्टडी, ठीक है, ये हमारी हो गई। उसके बाद है केस स्टडी में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। ये कौन कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसके बारे में। पुनीत कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, देखिए इसमें आज हमने जो किया ना शुरू में, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, वो कमी आ रही है उसके ऊपर। ज़्यादातर जो केस स्टडी आएंगी वो इन प्रिंसिपल्स और टेक्निक पर ही आनी है। पुनीत कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैड नेवर गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू द सजेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। उन्हें कभी दिया ही नहीं, ठीक है। ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर देन अदर, ठीक है। हर एक कोई अपने, पहली लाइन से ही क्लियर हो गया कि उसने कभी उनकी सजेशन को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। ऑल द एम्प्लॉयज इन कंपनी कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर देन द अदर, दे नीदर हेल्प एनीबडी नॉर गेट हेल्प फ्रॉम एनीबडी। पहली चीज़ है इनिशिएटिव गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी की सजेशन, वो उनकी सजेशन को इन प्लेस की मानती नहीं है। Last year, Mr. Shivam was appointed as chief manager of the company. He was an MBA from IIM Ahmedabad and also 7-year experience of the same post. Immediately after taking charge, he decided to deal with both the problem of company. तो उन्होंने 2 प्रॉब्लम देखी। एक तो टीम स्पिरिट खत्म हो गई थी, ना तो सजेशन ले रहे थे और ना एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ना ले रहे थे। तो टीम स्पिरिट तो आई नहीं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ही कन्वेड मीटिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज आर फ्री टू गिव देयर सजेशन। इनिशिएटिव को प्रमोट कर दिया। बिसाइड द वन हु गिव्स द बेस्ट सजेशन विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज। इन एडिशन ही एडवाइज्ड देम टू डिस्कार्ड ईगो एंड एक्सटेंड हेल्प इन ईच अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की, इन्हीं दोनों की बात करी। पहले ये दोनों वायलेट हो रहे थे और उन्होंने आके जब काम करना शुरू किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो सारी प्रॉब्लम है इन्हीं की वजह से है, कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ की सजेशन को आप वेलकम नहीं कर रहे हो, इनिशिएटिव गया। दूसरी चीज़ है आप अपने अपने काम से मतलब कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो और आप अपनी ईगो की वजह से ले भी नहीं रहे हो, तो वो भी टीम स्पिरिट गई। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कभी अपने रिजल्ट फिर अचीव कर नहीं पाएगा। तो ये केस स्टडी में यही 2 प्रिंसिपल की बात हुई थी। उसके बाद है केस स्टडी है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने बिल्कुल लिया है, तो हेनरी फ्योल के नहीं आएंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हमने 4 पढ़े, उन्हीं में से आंसर आने वाला है। न्यू दिल्ली लिमिटेड इज ए फेमस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। हर एक लाइन पढ़ने के बाद लगाइए कि इस लाइन से हमें क्या कुछ पता चल रहा है। नहीं, इसमें तो सिर्फ हमें कंपनी के बारे में बताया इन्होंने। मिस्टर अमन मल्होत्रा इज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। सिंपल इंट्रोडक्शन ही चल रही है अभी केस स्टडी की। He continuously motivates his research and development department that new and latest method of doing work be explored. वो encourage कर रहे हैं नए नए मेथड ढूंढते जाओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सिंपल चला गया। पहली चीज उन्होंने कही कि वो कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो लगातार काम करने के नए नए तरीके जो हैं वो लेकर आते जाएं। तो ये कौन सी टेक्निक जाती है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद यहाँ पर आती है द प्रोविजन, उसके लेटेस्ट मेथड, द प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन मेड टू गिव रिवॉर्ड टू दोज एम्प्लॉयज हु विल पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन। He also believes that two group working in managerial and non-managerial post are similar or to two wheels of organizational vehicle. तो यहाँ पर वो दोनों को बराबर से ट्रीट कर रहे हैं. The vehicle is to be driven in right way
देन बोथ द व्हील शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, तो उनको साथ साथ काम करना चाहिए, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को अगर टारगेट पूरे करने हैं तो दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। Aman is a successful leader among his employees. He has instilled the feeling that no decision will be taken without consulting the subordinate. जब मैनेजर डिसीजन लेने से पहले सबॉर्डिनेट का, सबॉर्डिनेट किसी काम के लिए सुपीरियर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। थर्ड प्रिंसिपल भी चला गया। To excel in this field is the main motive of Mr. Aman and he paid lot of attention to training of employees. जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करा रहे हैं, यही तो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो चारों के चारों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं जब वो अपनी डिपार्टमेंट के हेड को बोल रहे हैं कि लगातार नई नई चीज़ें ढूंढो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जब वर्कर मैनेजमेंट के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को गाड़ी के पहिए के तौर पर मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है, तो यहाँ पर वो चीज़ रही हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरे में कहा कि मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन ले वो सबॉर्डिनेट को ध्यान रखे, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। ट्रेनिंग को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फोर्थ प्रिंसिपल, तो चारों प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हो गए। सिक्स्थ केस स्टडी जो है हमारी, इसमें भी स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड। प्रिंसिपल है एक ही होगा, उसमें है वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉसेस। लॉस भी है। टू रिवाइव फ्रॉम लॉसेस द मैनेजमेंट थॉट ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर इज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क्ड वर्कर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट एंड प्रॉमिस टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर आफ्टर अचीविंग द मिशन। तो उन्होंने वर्कर्स को, देखिए इसमें दो केसेस हो सकते थे। एक तो उन्होंने प्रॉमिस करी, रिजल्ट अचीव हो गए, फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा नहीं, तो होता है डिसिप्लिन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने प्रॉमिस रखा नहीं, सिर्फ आधी बात कही कि उन्होंने प्रॉमिस करा, उन्होंने कहा ओवर टाइम करो और देंगे कुछ नहीं, कोई भी हो गया तो फिर देखेंगे। लेकिन ये सीधा सीधा प्रिंसिपल है, फेयर और एजुकेट। बात तो हुई नहीं कि आप काम पहले से ज़्यादा करवा रहे हो और फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो। प्रिंसिपल कौन सा वायलेट होता है? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ की बात जाती है। इसके बाद सेवंथ केस स्टडी में है नेम द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल फॉलोड इन द फेसबुक ऑफिस। देखिए केस स्टडी क्या है। ऑन 27 September 2015 मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक। रियल इंसिडेंट से ले रहे हैं केस स्टडी इन कैलिफोर्निया। दिस न्यूज वॉज कवर्ड बाय एबीपी न्यूज चैनल। द न्यूज आइटम हाईलाइटेड द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स ऑफ फेसबुक ऑफिस। ऑफिस स्प्रेड ओवर 4.5 lakh square feet area of land. Within the office, the employees use skates to move from one place to another. 10,000, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए skates यूज कर रहे हैं। 10,000 employees working in the office at the same level. No cabin or separate room for any employee. किसी के लिए कोई separate room नहीं। There is open workplace to ensure mutual understanding and teamwork. पूरी तरीके से उन्होंने टीम वर्क के ऊपर काम किया। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ जा रही है, anyone can see with whom the manager is meeting or interacting. Focus is not on working hour rather than on quality of work. There is ample provision for leisure activities, restroom, widespread clean and green environment and beautiful nursery at the terrace for the employees. तो यहाँ पर वो चीज़ सारी बता रहे हैं कि सब सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी के लिए कोई अलग से कैबिन नहीं है, कोई किसी के ऊपर बॉस इस तरीके से नहीं उन्होंने रखा, और कौन किसके साथ मीटिंग कर रहा है बिल्कुल फ्री है। यानी कि आपको ये फील दी जा रही है दैट यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर ए टीम पार्ट ऑफ टीम। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एस्पिरिट डी कॉप्स वाली बात जाएगी कि टीम स्पिरिट जो है सिर्फ वो उसके बेसिस पर इतने अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। 8 केस स्टडी है हमारी। इसमें है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड। कौन से प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं अब ये देखते हैं। अरुण एंड सोनिया हैविंग सम सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आर वर्किंग एज मैनेजर इन एनफॉल लिमिटेड। अरुण बिलोंग्स टू रूरल एरियाज वेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस, whereas Sonia belongs to urban area. Ignoring many other differences between the two, management of Alpha Limited appointed them as manager on the same salary package of 40,000 per month. मतलब उन्होंने कुछ ध्यान में नहीं रखा है कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उनको इग्नोर करते हुए सेम सैलरी दे रहे हैं, यानी कि इक्विटी वाला प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है और ये बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर में आई हुई केस स्टडी है।
और ये केस स्टडी है जो मुंबई वाला जो टिफिन बॉक्स वाली केस स्टडी है उसके ऊपर है। देखिए इसमें पहली चीज़ है स्टेट एनी टू प्रिंसिपल। कई सारे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इसमें हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा एनी टू। मैंने कल भी कहा था द प्रिंसिपल आ जाए तो हमारे लिए मुश्किल है, द वर्ड आ जाए एक ही बोलनी है। एनी टू में हम रिलैक्स हो सकते हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा है, हमें कोई दो सिलेक्ट करनी है। देखिए नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बा वाला। और आप ध्यान से जब केस स्टडी पढ़ो पैशनेटली पढ़िए कि इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है। किसी लाइन में ही एक दो वर्ड होंगे जो आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़े हैं, उसी से आपकी केस स्टडी क्रैक हो जाएगी। द डब्बा वाला हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई एम्स टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग टेस्टी होममेड टिफिन टू ऑल ऑफिस गोअर्स एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। राइट टाइम और राइट प्लेस की बात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। The service is uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest and social disturbance. Recently, they have started online booking system through their website mydabbawalas.com. Owing to their tremendous popularity amongst the happy and satisfied customer and members, the Dabbawala were invited as guest lecturer by top business schools. The Dabbawala operates in a group of 25 to 30 people along with a group leader. Each group team up with other group in order to deliver the tiffin on time. They are not transferred on frequent basis. Transferred on not a frequent basis. याद रखिए हमने पढ़ा है ट्रांसफर बहुत frequent basis पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आ रही है basis as they have to remember the address of their customer, they follow certain rules while doing trade. No alcohol during working hours, no leave without permission, wearing the white cap. सिंपल दो लास्ट की लाइन में मिले, पहले जो है टीम स्पिरिट वगैरह वाली बात बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है जो एनसीईआरटी के एज इट इज फ्रेज यूज हुए हैं। पहली चीज़ जो है वो आ रही है कि यहाँ पर टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन। सिंपल दो ही चीज़ें थी इन्होंने कहा था आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद है 10th केस स्टडी है, आज इतनी करेंगे। 10th केस स्टडी है उसमें ये कहते हैं आइडेंटिफाई क्या करना है, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है हमें ये पता करना है, देखिए कौन सा होता है और उसको एक्सप्लेन करना है। और एक प्रोबेबल एडवर्स कॉन्सिक्वेंस भी बताना है। मोहन ऑलवेज कम 1 आवर लेट इन द ऑफिस। बस यहीं से क्लियर हो गया, अगर कोई टाइम से आ ही नहीं रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ फॉलो हुए, डिसिप्लिन गया। एंड लीव हाफ आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम, नो पैनल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। कोई पेनल्टी भी नहीं लगा रहा है। अदर एम्प्लॉइज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग लेट इन द ऑफिस। मैनेजमेंट इज वेरी डिस्टर्ब्ड विद दिस एंड हैज स्टार्टेड स्कोल्डिंग द एम्प्लॉइज। कौन सा प्रिंसिपल गया, डिसिप्लिन गया। उसके बाद है इसको एक्सप्लेन करो, डिसिप्लिन होता क्या, ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे मस्ट बी फॉलोड बाय टॉप टू बॉटम। रूल्स कभी भी नीचे से ऊपर नहीं लागू होते, ऊपर वाला अप्लाई कर रहा है तो नीचे तक अपने आप फॉलो हो जाएंगे, तो ये डिसिप्लिन है। उसके बाद इसके वायलेटिंग इफेक्ट तो आ ही गए सारे के सारे कि डिसऑर्डर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन चली जाएगी। ये हमारी 10 केस स्टडीज हुई। एक सिर्फ आइडिया है आपके लिए कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप कितनी भी केस स्टडी सॉल्व करिए, सिंपल एक चीज़ ध्यान आपने रखनी है कि हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। उसमें जो वर्ड आपको चैप्टर के किसी भी पॉइंट की याद दिला रहा हो, जो हमने नीचे पढ़े कि फीचर्स बताने हैं, फंक्शन, उसको मार्क करते जाइए। बहुत सही तरीके से आपकी केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगी। तो आज का सेशन यहीं पूरा करते हैं। इसके बाद हम करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसको पहले ठीक तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाने के बाद ही इनको केस स्टडीज़ पर सॉल्व करिए। थैंक यू।